नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस कुमार आपको स्काईलाइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2021 में अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं तो एक आज का जो क्लास होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आज दोस्त का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ मैट्रिक इन हेल्ड इन द 2021। जो 2021 में एग्ज़ाम होंगे उसके लिए एक आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उम्मीद ये करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसी से आज का क्वेश्चन है। तो चलिए आपको शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझने का प्रयास करना चाहिए कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश क्या होता है इसी को हम आपको साथ समझाएंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि प्रकाश के साथ दो घटनाएं घटती है। प्रकाश के साथ दो घटनाएं घटती है और पहला घटना ये होता है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है। विरल माध्यम कहने का मतलब है, देखिए ये जो भाग, ये जो क्षेत्र, ये सारा जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं विरल माध्यम। और अंदर का जो माध्यम है यानी कि इधर वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं सघन माध्यम। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आता है तो उसके रास्ता में चेंजिंग आता है, बदलाव आते हैं, जिसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन के नियम होते हैं। अपवर्तन का दो नियम होता है। पहला जो होता क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब तीनों एक ही तरल में होते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ये जो किरण है, ये जो रे मैंने डायग्राम बनाया है इसको आपतित किरण कहते हैं। ओके, उसके बाद आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये आपका अभिलंब हुआ, इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं। और उसके बाद जो है आपको बता दें कि इधर से अगर कोई रे आ जाए, मान लेते हैं ये ऐसे, इसको इस तरह से हम लोग पास किए हैं, तो ये जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये हम लोग का अपवर्तित किरण कहलाता है, अपवर्तित रे कहलाता है। अब देखिए क्या होता है कि पहला तो नियम होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु तीनों एक ही तरल में होता है, जो कि आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये तीनों एक ही जगह पे है। ये पहला नियम होता है। दूसरा आपका नियम ये है कि इस यहाँ जो ये एंगल जो बन रहे हैं आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में, यहाँ जो एंगल बन रहे हैं इस एंगल को हम लोग एंगल आई कहते हैं। ये एंगल आई हुआ। और यहाँ जो आपका एंगल बन रहे हैं ये देखिए इस तरह के ये जो आपका एंगल बन रहा है इसको हम लोग आर बोलते हैं। तो होता क्या है गाइज कि साइन आई और साइन आर, ये दोनों को अगर हम लोग कांस्टेंट निकालेंगे, अगर दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हम लोग को एक कांस्टेंट क्वांटिटी प्राप्त हो जाता है। यानी कि साइन आई बाई साइन, अगर आर हम लोग करेंगे तो साइन आई और साइन आर का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। और यही होता है, इसी को हम लोग स्नेल नियम ला के नाम से भी जानते हैं। स्नेल का नियम इसी को कहा जाता है कि स्नेल नियम क्या है। तो अगर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि होता है कि स्नेल नियम क्या है, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद हम आपके साथ दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन ये है कि देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पे आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि बताइए कि कोई वस्तु उत्तल लेंस के प्रकाशिक प्रकाशिक केंद्र तथा प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच में हो, प्रकाशित केंद्र तथा फोकस के बीच में हो तो बनने वाली प्रतिबिंब किरण आरेख खींचिए। देखिए इसके लिए डायग्राम आपको समझना होंगे। ये डायग्राम है इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपको समझा दें कि ये जो आपको लेंस दिखाई दे रहा है ये आपका लेंस, ये आपका जो लेंस है उत्तल लेंस है। ठीक है, ये जो आपको लेंस मैं यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए उत्तल लेंस है। और हमारा जो डायग्राम बन भी रहा है वो भी उत्तली लेंस है, जो मैं आपको सर्कल कर रहा हूँ ये देखिए ये उत्तल लेंस है। और इसमें कहता है क्वेश्चन कि अगर कोई वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच में है तो बताइए कि इसका डायग्राम कैसा होगा। तो आपको इस तरह से डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। तो आपको डायग्राम को याद रखने पड़ेंगे, डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन समझाते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका देखिए रहा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके साथ ये है, ये भी आपको नेक्स्ट कमिंग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन मिल जाएगा। पहला है इसमें कि वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग होता है और क्यों होता है। अर्थात किसी कार का
अग्रदीप यानी कि जो हेडलाइट बोलते हैं, वो जो कार का जो हेडलाइट होता है, कार किसी कोई कार है तो उसका जो हेडलाइट है उसमें हेडलाइट में कौन से आपका जो मिरर का यूज होता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वाहन का पार्श्व या पश्च दर्पण कौन सा होता है, सौर भट्टी क्या है। तो इसका उत्तर हम आपको समझाते हैं। देखिए इसका आंसर समझिएगा, किसी कार का अग्रदीप यानी कि जो आगे का भाग है, वो यानी कि जो हेडलाइट है उसमें क्या होता है, तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया था। जो किसी भी कार का जो आगे का लाइट होता है उसमें हम लोग जिसका यूज करते हैं वो होता है अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। वाहनों के अग्रदीप यानी कि जो वाहन है, वाहन का जो अग्रदीप होता है, हेडलाइट होते हैं, तो वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में क्या होता है कि वाहनों का जो हेडलाइट है में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है आपको समझना चाहिए कि अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण को वहाँ पे फोकस पे रखा जाता है, और जब कोई फोकस पे रखा जाता है तो वहाँ से समांतर किरण पुंज निकलती है। इसलिए जो गाड़ी होता है उसका जो हेडलाइट होता है, गाड़ी के हेडलाइट में हम लोग क्या जो दर्पण यूज करते हैं वह दर्पण होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कोई दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। जो दूसरा का आंसर है किसी सौर भट्टी में क्यों होता है, क्या किसका यूज किया जाता है, तो किसी जो उत्तल दर्पण का प्रयोग समांतर वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहनों के पश्च में लगे, इसमें ड्राइवर अपने वाहन के पीछे वाहन को देख सकता है, इसे सुरक्षित वाहन चला सकता है। देखिए इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साइड मिरर। इस साइड मिरर इसको बोलते हैं कि जो कोई भी गाड़ी होता है तो गाड़ी के साइड मिरर यानी कि जो बगल का दर्पण है जिसको ड्राइवर देख सकता है, उसमें कौन सा मिरर होता है, तो जो होता है मित्र वो होता है आपका उत्तल दर्पण। उसमें उत्तल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का इसमें प्रयोग किए जाते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ताकि उत्तल दर्पण का क्यों प्रयोग किया जाता है, इसका कारण ये है कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और सेम साइज बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है। इसे क्या हुआ, ड्राइवर आसानी से देख सकता है। और सौर भट्टी, जो सौर भट्टी होता है, सौर भट्टी में हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, सौर भट्टी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आपका ये था कि गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा यूज किया जाता है, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि गाड़ी के हेडलाइट में जो दर्पण यूज किया जाता है वो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण यूज किए जाते हैं। उसके बाद फिर है अगर क्वेश्चन रहेगा कि जो साइड मिरर के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और सोलर भट्टी में किसका यूज किया जाता है, तो सोलर भट्टी में वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हम वाहनों के उत्तल दर्पण पश्च दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया भी कि जो वाहन होते हैं, वाहन के जो साइड मिरर है, तो साइड मिरर में हमेशा उत्तल दर्पण का ही जो है यूज किया जाता है। अब यहाँ पे वही सवाल है कि क्यों यूज किए जाते हैं। यूज तो ठीक है किए जाते हैं, तो सवाल है क्यों यूज किए जाते हैं। तो क्यों का सवाल सुनिएगा, उत्तल दर्पण यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण क्यों यूज किए जाते हैं उसका सवाल सुनिएगा कि उत्तल दर्पण पश्च दर्पण के रूप में इसीलिए वरीयता दिया जाता है क्योंकि सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यही सबसे बड़ा चीज़ है कि इस क्यों यूज किए जाते हैं, तो क्योंकि ये जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब, क्योंकि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, और सीधा प्रतिबिंब बनाने के वजह से इसको यूज किया जाता है दर्पण के जो है साइड व्यूअर के रूप में, मतलब कि मिरर व्यू के रूप में। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक है क्योंकि हमेशा बाहर की ओर वक्रित होता है। तो एक क्वेश्चन है हम लोग का 4 क्वेश्चन था कि क्यों यूज किया जाते हैं, तो क्यों का उत्तर है कि सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि बहुत अधिक है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। देखिए आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको उसमें मिल गया कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.42
2.42 यही जो है हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो इसका आपको याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में होगा। तो देखिए किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। अपवर्तनांक देखिए सबसे पहले क्या होगा कि अपवर्तनांक क्या होता है, तो अपवर्तनांक है कि किसी माध्यम में जो प्रकाश का चाल है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपवर्तनांक। और हीरा का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, तो होता है 2.42। इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्तनांक हीरे में प्रकाश की चाल में निर्वात में चाल जो है 1/224 गुनी है। इसका क्रांतिक कोण जो होता है इसका जो आपका क्रांतिक कोण है वो होता है 1/242 प्राप्त होगा, जो छोटा है। इसकी सतह आंतरिक परावर्तन से ज़्यादा होगा। तो याद रखिएगा दो चीज़ें कि इसका मतलब है कि ये प्रकाश की चाल से इतना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, और आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप देख सकते हैं प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए। इसके पीछे का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया उसमें था कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखिए, लेकिन इसमें है प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखिए। तो देखिए प्रकाश के परिवर्तन का और अपवर्तन दोनों का दो ही नियम होता है। पहला जो इसमें नियम आप देख रहे हैं, देखिए ये जो रे है इसको हम लोग आपतित रे कहते हैं। ये जो हम लोग का है ये आपतित रे हुआ, इसको हम लोग परिवर्तित रे कहेंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है अभिलंब होता है, इसको ये दर्पण है। तो पहला नियम में होता है कि आपतित किरण, इसका सबसे पहला नियम है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण, उसके बाद ये जो है आपका ये वाला, ये आपका परिवर्तित किरण और ये आपका जो अभिलंब, तीनों के तीनों एक ही सतह समतल में होते हैं। तीनों के तीनों जो होते हैं एक ही समतल का भाग होता है, एक समतल का हिस्सा होता है। देखिए ये जो आपका आपतित किरण हुआ, ये आपका परिवर्तित किरण है, आपका विलंब है। तो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर विलंब एवं परिवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, जो आप देख रहे होंगे कि जो तीनों का तीनों जो है आपस में एक ही जगह पे है। दूसरा है कि एंगल आई, समझिएगा कि एंगल आई कहाँ है, यानी कि एंगल आई को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एंगल आई यानी कि आपतन कोण, ये हुआ आपका एंगल आई, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। ये कहाँ बन रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो बन रहा है ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई यानी कि आपतन कोण। और परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल आर। तो एंगल आई और एंगल आर जो होता है दोनों बराबर होते हैं। और यही जो है दो क्वेश्चन हुए, दो नियम है आपके परिवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इस प्रकार का है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में है उत्तल लेंस के वक्ता केंद्र पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख खींचे और प्रकृति साइज लिखिए। देखिए इसमें आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, ये सब आपको याद करना है। डायग्राम मैंने यहाँ दिखा रहा हूँ, ये आपका उत्तल लेंस है, इस पे डायग्राम को आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपका डायग्राम जो है इसको याद रखिए, ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। अब सवाल है, इसमें एक क्वेश्चन है कि इसका प्रकृति लिखिए, यानी कि इसका गुण लिखिए कि इसका गुण क्या है। देखिए ये क्वेश्चन सही है, ये जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको समझाते हैं, इसकी प्रकृति के बारे में, इसके गुण के बारे में। तो देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल लेंस में क्या होता है कि वस्तु कहीं पे हो हमेशा और हमेशा वो हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाती, कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि देखिए बीम की स्थिति, बीम का मतलब हुआ वस्तु का स्थिति। तो अगर वस्तु अनंत पे है, देख रहे हैं आप कि अगर वस्तु अनंत पे है, तो वस्तु अगर अनंत पे है तो भी उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा, फोकस दर्पण, फोकस एफ पर बन रहा है। उसके बाद है अधिक कैसा बन रहा है, अत्यधिक छोटा बन रहा है और आभासी बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। ये एफ के पीछे बनता है और बिंदु साइज के बनता है। नेक्स्ट है कि अगर अनंत पर रहेगा, तो अगर अनंत पे रहेगा तो इसका इमेज कैसा बनता है, कहाँ बनता है, पी और एफ के बीच में बनता है। और इमेज कैसे बनेंगे, तो ये जो इमेज बनता है ये छोटा बनता है, ये छोटा बनता है और आभासी और सीधा बनता है, ये दोनों में अंतर है। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हमारे लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो